हेलो स्टूडेंट, मैं आपका टीक्यू सर और आप देख रहे हैं अपना चैनल केएस स्टडी टाइम। तो इस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और जो भी सवाल पूछना है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इंडियन पॉलिटी, यानी आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक, जिसमें आप पढ़ेंगे बड़ा ही सरल तरीके से प्रेसिडेंट के बारे में, यानी राष्ट्रपति के बारे में। प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, इसका वर्णन यानी इसका उल्लेख आर्टिकल 52 से 78 तक के बीच में है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 5 में आता है। अभी हाल ही में 15वीं राष्ट्रपति उड़ीसा के आदिवासी समाज की द्रौपदी जी बनी हैं। अब हम जानते हैं कि प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण बातें होना चाहिए। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको पढ़ने से राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के बारे में समझना बहुत ही आसान होगा। आइए हम जानते हैं प्रेसिडेंट के महत्वपूर्ण बातों के बारे में, जिसमें पहला है क्वालिफिकेशन टू बी बिकम प्रेसिडेंट, दूसरा है टर्म ऑफ ऑफिस, तीसरा है इम्पीचमेंट और चौथा है पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ये सब बातों को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी को समझाया जाएगा और हमारा ये कोशिश रहेगा कि इन सब को बहुत ही सरल तरीक़ा से समझाया जाए, जिससे आपको पढ़ना आसान हो। आर्टिकल 52 इसमें लिखा है देयर शाल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत में एक राष्ट्रपति होंगे और प्रेसिडेंट को सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स भी कहते हैं और प्रेसिडेंट को फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। आर्टिकल 53 में प्रेसिडेंट के यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर का उल्लेख है, यानी जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट को एग्जीक्यूटिव हेड भी कहते हैं। मगर 76 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो प्रेसिडेंट के सलाहकार कहलाते हैं, वो प्रेसिडेंट को सलाह देंगे और प्रेसिडेंट उनके सलाह पे ही अपना कार्य करना उचित समझेंगे। यानी हम कह सकते हैं 76 अमेंडमेंट एक्ट के बाद प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के बात को ही मानेंगे। अब हम जानते हैं आर्टिकल 54 के बारे में। इसमें लिखा है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में, यानी इलेक्शन 2 तरह के होते हैं, पहला डायरेक्ट इलेक्शन और दूसरा इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन उसे कहते हैं जो हम खुद जाकर वोट देते हैं और प्रेसिडेंट के इलेक्शन इनडायरेक्ट होते हैं। इसमें पार्लियामेंट के राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर वोट करते हैं। राज्यसभा के 250 सीट्स ये मैक्सिमम सीट हैं और राज्यसभा के इलेक्टेड सीट लगभग 338 होते हैं और नॉमिनेटेड सीट 12 होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट के वोट के लिए हमारे इलेक्टेड मेंबर वोट कर सकते हैं। अब हम जानते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा के 552 सीट होते हैं, ये मैक्सिमम सीट हैं और इसमें इलेक्टेड 530 सीटें हैं और 2 नॉमिनेट सीट होते हैं। इसके अलावा 20 सीट यूनियन टेरिटरी के होते हैं, यानी प्रेसिडेंट को इलेक्टेड मेंबर वोट कर सकते हैं, जिसे इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहते हैं। और जो शख्स प्रेसिडेंट के उम्मीदवार के लिए उठेगा तो उसे 15,000 रुपया RBI बैंक में जमा करना होता है।
आर्टिकल 55 में कहा गया है इलेक्शन के कार्य के बारे में, यानी एक मैक्सिमम वोट यानी 6 वोट किया गया है, जिसे कोटा कहते हैं। आर्टिकल 56 इसमें टर्म के बारे में बताया गया है, यानी हम कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट का कार्य सिर्फ 5 साल तक का होता है और 5 साल के बाद फिर री इलेक्शन कराया जा सकता है। प्रेसिडेंट चुना जाता है। प्रेसिडेंट का वक्त शपथ लेने से उनके वक्त से शुरू हो जाता है और 5 साल तक चलता है, मगर प्रेसिडेंट पहले भी रिजाइन कर सकते हैं उचित कारणों के कारण। आर्टिकल 57 इसमें कहा गया है री इलेक्शन के बारे में, यानी हम कह सकते हैं दोबारा प्रेसिडेंट बनना या किसी कारण से प्रेसिडेंट के री इलेक्शन के कराने का उल्लेख, यानी री इलेक्शन के कार्य का उल्लेख आर्टिकल 57 में किया गया है। आर्टिकल 58 इसमें कहा गया है प्रेसिडेंट के योग्यता के बारे में, यानी प्रेसिडेंट के क्वालिफिकेशन के बारे में, यानी प्रेसिडेंट बनने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है। इसके अलावा 35 वर्ष आयु पूरा कर चुका होना जरूरी है एवं इसके अलावा कोई भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यानी कोई सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा 50 मेंबर लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर इसके सपोर्ट में हो और 50 मेंबर, यानी हम कह सकते हैं कि 50 मेंबर ऑफ लोकसभा या 50 मेंबर ऑफ राज्यसभा का उसके साथ सपोर्ट रहे और उसको प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए चुनने के लिए राजी हो, तब वो शख्स इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। आर्टिकल 59 में कहा गया प्रेसिडेंट के कंडीशन के बारे में, यानी प्रेसिडेंट पागल नहीं हो और दिवालिया ना हो। इसके अलावा संसद और विधानमंडल का मेंबर नहीं होना चाहिए, तब प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए उठ सकता है। आर्टिकल 60 इसमें कहा गया है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के शपथ के बारे में, यानी प्रेसिडेंट के ओथ के बारे में बतलाया गया है। प्रेसिडेंट को शपथ यानी ओथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाएंगे। अगर किसी कारण ये नहीं रहें तब इनके बदले सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इनको शपथ दिला सकते हैं। आर्टिकल 61 इसमें कहा गया प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के बारे में, यानी प्रेसिडेंट को हटाने के तरीके के बारे में। इम्पीचमेंट को अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया है और प्रेसिडेंट जब वायलेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करे तब उसे हटा सकते हैं। इम्पीचमेंट का कुछ प्रोसेस है, जैसे कि इम्पीचमेंट के लिए रेजोल्यूशन पास किया जाता है किसी भी पार्लियामेंट के हाउस में, यानी हम कह सकते हैं कि राज्यसभा या लोकसभा में पास हो सकता है। जब रेजोल्यूशन राज्यसभा में पास हुआ तब 1/4 यानी 25% मेंबर उसी हाउस के उसको सपोर्ट करना चाहिए और इसके बाद प्रेसिडेंट को एक नोटिस जाएगा जो 14 दिन पहले और इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन को दूसरे हाउस में भेजा जाता है। फिर उसका मेजॉरिटी यानी 2/3 मेंबर होने पर प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट कर दिया जाता है। अब तक किसी भी प्रेसिडेंट पर इम्पीचमेंट नहीं लगाया गया है। आर्टिकल 62 इसमें प्रेसिडेंट को हटाने के 5 बातों बताई गई है और उस पद को भरने का वक्त और तरीका बताया गया है, क्योंकि 6 महीना से ज़्यादा पद खाली नहीं रह सकता है। अब हम जानते हैं प्रेसिडेंट के पावर के बारे में कि राष्ट्रपति को कौन कौन अधिकार दिया गया है। पहला एग्जीक्यूटिव पावर, दूसरा
लेजिस्लेटिव पावर, तीसरा फाइनेंशियल पावर, चौथा मिलिट्री पावर और पांचवा इमरजेंसी पावर। ये सब प्रेसिडेंट को दिया जाता है। इन सब पावर का प्रेसिडेंट ध्यान में रखते हुए इन सब पावर का उपयोग करते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर, इसमें कह सकते हैं सब एग्जीक्यूटिव का फैसला प्राइम मिनिस्टर लेते हैं, पर इसमें प्रेसिडेंट का नाम जुड़ा रहता है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रेसिडेंट बहुत लोगों को अपॉइंट करते हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। इनके अलावा प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं जैसे कि गवर्नर ऑफ स्टेट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी और इत्यादि को। अब हम जानते हैं प्रेसिडेंट के लेजिस्लेटिव पावर के बारे में, यानी प्रेसिडेंट पूरे लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। प्रेसिडेंट एड्रेसेस करते हैं जॉइंट सीजन ऑफ पार्लियामेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर को, और प्रेसिडेंट ही 2 मेंबर ऑफ लोकसभा नॉमिनेट करते हैं और 12 मेंबर राज्यसभा को भी नॉमिनेट करते हैं। प्रेसिडेंट प्रोमलगेट और डिनेंस यानी कोई नया कानून ला सकते हैं जब पार्लियामेंट सीजन में नहीं हो तब, पर ऑर्डिनेंस पास नहीं होने पर 6 हफ्ते के अंदर ये फेल भी हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं प्रेसिडेंट के फाइनेंशियल पावर के बारे में, यानी मनी बिल प्रेसिडेंट के बगैर पास हो सकता है। कंटीजेंसी फंड से भी पैसा निकालने का पावर प्रेसिडेंट को ही होता है, और कंटीजेंसी फंड उसे कहते हैं जब इमरजेंसी के वक्त के लिए पैसा रखा जाता है और उसे इमरजेंसी के वक्त निकालना पड़ता है, तब प्रेसिडेंट उस पैसे को निकाल सकते हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट ही फाइनेंस कमीशन को हर 5 साल के बाद देखते हैं। अब हम जानते हैं प्रेसिडेंट के जुडिशियल पावर के बारे में, यानी प्रेसिडेंट ही चीफ जस्टिस एंड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और जज ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट किसी भी लॉ के बारे में सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट को ये अधिकार है कि वो किसी के भी फांसी को माफ़ कर सकते हैं। अब हम जानते हैं प्रेसिडेंट के मिलिट्री पावर के बारे में, यानी प्रेसिडेंट ही आर्मी, नेवी और एयर फोर्स देखते हैं, यानी जो ज़मीन पे और जल में और वायु में कार्य करते हैं वो सब प्रेसिडेंट के अंदर ही काम करते हैं। इन तीनों के हेड प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा अगर प्रेसिडेंट को देश में अशांति या शांति यानी वार और पीस डिक्लेयर करना हो तो उसे प्रेसिडेंट ही करते हैं। अब हम जानते हैं प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर के बारे में, यानी प्रेसिडेंट ही प्रोक्लेम्स तीनों इमरजेंसी कराएंगे, जैसे कि नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंस इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में है, स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 में है और फाइनेंस इमरजेंसी आर्टिकल 360 में है। इसके अलावा और भी इमरजेंसी के बारे में अलग से वीडियो में आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाया जाएगा। उम्मीद है ये जो पढ़ाया गया प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के बारे में ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही सरल तरीके से कोशिश किया गया है आपको पढ़ाने और समझाने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।